Students, this is वीडियो नंबर 10 ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट और इसके अंदर हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे विच इज़ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की बात करते हैं इसमें अच्छे से। मैं आपको बताता हूँ हम क्या क्या करेंगे इसके अंदर। हम इसमें बात करेंगे व्हाट इज़ द नीड, ज़रूरत क्या है ट्रांसफार्मर की। ज़रूरत के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं ट्रांसफार्मर के, उसका रीज़न ये है कि आप देखो ज़रा एक चीज़ अच्छे से। अब हम जनरेटर की बात करते हैं ना, जब जनरेटर भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, मोटर भी अगर कभी हम पढ़ेंगे तो हम उसमें नीड की बात कभी नहीं करेंगे। अरे वो तो कॉमन सेंस है कि जनरेटर क्यों चाहिए, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल इज मोर रिफाइंड एनर्जी, इसलिए हम उसको यूज करते हैं। ट्रांसफार्मर में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मोटर के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल में कन्वर्ट होती है, क्यों होती है? क्योंकि मैकेनिकल जगह, कई जगह हमें मैकेनिकल एनर्जी की जरूरत पड़ती है, आपको मालूम है कहाँ कहाँ पड़ती है, उसके ऊपर हम डिस्कस नहीं कर रहे बिल्कुल भी, लेकिन वहाँ हमें नीड्स को डिस्कस करने की इतनी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ट्रांसफार्मर के केस में एक डाउट आपके दिमाग में होना चाहिए। पहले बात ये कि ट्रांसफार्मर है क्या। ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट। सरप्राइजिंग क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट। पावर की वैल्यू भी चेंज नहीं करता, जितनी इनपुट पावर उतनी ही आउटपुट पावर, जो इनपुट फ्रीक्वेंसी वही आउटपुट फ्रीक्वेंसी। सिर्फ वोल्टेज को स्टेप अप करता है, वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है। या तो वोल्टेज को स्टेप अप करके देगा या तो वोल्टेज को स्टेप डाउन करके देगा। बट इतनी क्या नीड है कि हम हर लोकेलिटी के अंदर ट्रांसफार्मर लगाते हैं, बहुत जगह हम ट्रांसफार्मर्स को यूज करते हैं, इसका ऐसा क्या यूज है? और अगर आपको याद हो तो हम एक और बात करते हैं इसके अंदर, वो ये कि ट्रांसफार्मर्स जो हैं, अगर ट्रांसफार्मर्स ना होते तो दुनिया में एसी की इंपॉर्टेंस नहीं होती। ट्रांसफार्मर्स कैन ओनली वर्क ऑन एसी, ट्रांसफार्मर्स कैन ओनली वर्क ऑन एसी। दैट इज वाई हम एसी को वर्ल्ड वाइड यूज करते हैं। मतलब एसी का एकमात्र कारण, द ओनली वन रीजन, कि जो जो द मेन रीजन बिहाइंड कि हम एसी को वर्ल्ड वाइड यूज करते हैं, हमारे घरों में एसी आती है, जितनी इंडस्ट्री आप बड़ी बड़ी चलती देखते हो सब एसी पे चलती है, जितने आप रेलवे लाइंस देखते हो, रेलवे बहुत बड़ी बात है, जो पूरी इलेक्ट्रिक ट्रेन्स हैं वो सब किस पे चल रही है? एसी की डीसी, एसी, सब एसी पे चलती हैं। तो ये इसका मेन कारण कौन है? इसका वन ऑफ द मेजर रीजंस इज ट्रांसफार्मर। वाई? क्योंकि ट्रांसफार्मर में हम क्योंकि ट्रांसफार्मर डीसी पे काम कर नहीं सकता, वो भी आपको पता चल जाएगा। जब आप पढ़ोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ट्रांसफार्मर डीसी पे काम कर ही नहीं सकता। जब हम प्रिंसिपल पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि हम ट्रांसफार्मर कैन नॉट वर्क ऑन डीसी। तो हम उसकी ऊपर बात करने वाले हैं। हम पहली बात ये मैं करूंगा आपके साथ कि ट्रांसफार्मर जो है, मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट। नीड क्या है? नीड समझना ज़रा नीड। हम एक पावर प्लांट के अंदर कुछ इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये हमारा पावर प्लांट हो गया। ये हमारा पावर प्लांट है जहाँ अंदर जनरेटर्स बहुत ज़्यादा लगे हैं, जिन्होंने क्या किया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई। किससे बनाई? मैकेनिकल एनर्जी से। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी से बनाई, और यहाँ पे मुझे कुछ एक इलेक्ट्रिकल पावर मिली। जनरेटर के टर्मिनल्स बना रहा हूं, ये जनरेटर के टर्मिनल्स पे मुझे कुछ इलेक्ट्रिकल पावर मिली यहां पे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर जो मिली, इलेक्ट्रिकल पावर किसके बराबर होती है? V इंटू आई। इलेक्ट्रिकल पावर किसके इक्वल होती है? V इंटू आई। अब ये समझ आ गया V इंटू आई। वी की वैल्यू नॉर्मली, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता देता हूं। नॉर्मली अगर आप किसी पावर प्लांट में जाओगे, नॉर्मली ये 33 केवी या 11 केवी पे जनरेट की जाती है। मतलब उसकी जो पावर है वो कितनी है? 11,000 वोल्ट। वोल्टेज कितनी है? 11,000 वोल्ट। ठीक है, और यहां पे कुछ इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट हुई, मान लो P इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट हुई। ठीक है, समझ आ गई? ये पावर प्लांट्स कहाँ रहते हैं? बहुत दूर दूर। इलेक्ट्रिकल पावर को सप्लाई कहाँ करना है? पूरी सिटी के अंदर, जो सिटी बहुत दूर है, जो सिटी जो है जहां पे ये पावर आपने पहुंचानी है वो बहुत दूर है। कंज्यूमर्स जिन्होंने यूज करनी है वो तो बहुत दूर है, वो तो पावर प्लांट के पास थोड़ा बैठे हैं।
एग्जाम्पल के तौर पे अगर जम्मू की बात कर रहे हैं हम, तो सलाल हो गया रियासी में, वहाँ से पावर आती है कहाँ पे, जम्मू में, उधमपुर में। बगलियार हो गया, कितनी कितनी दूर है ये, वहाँ से कैसे पावर आएगी? वायरलेसली तो अभी तक आ नहीं पाती, वायर्स के थ्रू आएगी। अब वायर्स के थ्रू आएगी, जस्ट इमेजिन, वायर्स के थ्रू आएगी। अब वायर्स के थ्रू आएगी तो वायर्स का कुछ रेजिस्टेंस होगा, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। लेंथ तो बहुत ज्यादा है, कंडक्टर कुछ मोटा तो लेना पड़ेगा करंट के अकॉर्डिंग। जितनी जितनी ज्यादा करंट किसी कंडक्टर में से फ्लो करती है ना, उतना मोटा उसको लेना पड़ता है, ये याद रखना। इसीलिए आपको एसी की तार सबसे मोटी लेनी पड़ती है, और जबकि बाकी जो छोटे छोटे अप्लाइंसेज होते हैं उनमें तार पतली होती है। जो बड़े बड़े अप्लाइंसेज होते हैं उनमें मोटी मोटी तारें होती हैं, क्योंकि जिसने जितनी ज़्यादा करंट कैरी करनी है, जिस वायर ने जितनी ज़्यादा करंट कैरी करनी है, उसको उतना थिक लेना पड़ता है। इसलिए थिकनेस कोई हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये तो करंट के कंट्रोल में है। लेंथ कुछ हद तक मेरे कंट्रोल में नहीं है, जो डिस्टेंस है पावर प्लांट का कंज्यूमर से वो तो है ही है। हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि मैं शॉर्टकट से शॉर्टकट मारूं कि तार कम से कम कम लगे, फाइन, वो तो चलो करेंगे। लेकिन रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटीरियल। तो कॉपर यूज कर लो या एल्यूमिनियम यूज कर लो, तो वो तो कर लिया, उसकी बात छोड़ो, लेकिन रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा। अब रेजिस्टेंस होगा तो आई स्क्वेयर और लॉसेस होंगे ही होंगे इन वायर्स के अंदर। कौन से लॉसेस? आई स्क्वेयर आर लॉसेस, जिनके कारण इन वायर्स के अंदर हीट प्रोड्यूस होती रहेगी, जिसको हम बिल्कुल भी यूज नहीं करते। उस हीट को हम कहाँ यूज करते हैं? वो तो वायर है, वायर के अंदर हीट है, वो उड़ गई वहां एटमॉस्फेयर के अंदर चली गई, तो उसको हम यूज कर नहीं रहे। तो यूज जो कर नहीं रहे, आई स्क्वेयर आर जो यूज नहीं करते उसको लॉस बोलते हैं। यही आई स्क्वेयर आर कहीं यूज करते हैं तो वहां हीटर में यही हीट जब वायर के थ्रू जब जाती है तो हीट यूज करते हैं, तो उसको हम लॉस नहीं बोलते। लॉस हम तब बोलते हैं जिस चीज को हम यूज नहीं कर पाते। दैट इज वाई दिस आई स्क्वेयर आर लॉसेज जो करंट फ्लो करेगी आपकी वायर्स में से, क्योंकि डिस्टेंस बहुत लंबा है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, किलोमीटर्स में डिस्टेंस है, रेजिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा होगा, करंट भी अल्टीमेटली ज़्यादा है, इसलिए आपके आई स्क्वेयर आर लॉसेस बहुत ज़्यादा होंगे। नाउ ट्रांसफार्मर प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल हेयर। अब इस बात को समझना है। पहले हमने ये समझा कि पावर प्लांट में कुछ पावर बनी, इलेक्ट्रिकल पावर बनी। अब इस इलेक्ट्रिकल पावर को तो मैंने पावर प्लांट में यूज़ नहीं करना है, मैंने तो उसको कहीं बहुत दूर जगह यूज़ करना है, सिटी के अंदर। इसलिए वो जो पावर वहाँ से चल के आएगी वो किसके थ्रू चल के आएगी? वायर्स के थ्रू। जब वायर्स के थ्रू चल के आएगी तो वहाँ पे तो आई स्क्वायर आर लॉसेज होंगे, क्योंकि डिस्टेंस लेंथ तो बहुत बड़ी है, तो इसलिए आर बहुत ज़्यादा होगा। आर बहुत ज़्यादा होगा तो आई स्क्वायर आर लॉसेज भी बहुत ज़्यादा होंगे, काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? अब ट्रांसफार्मर इन आई स्क्वेयर लॉसेस को कम करने में हमारी हेल्प करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ट्रांसफार्मर की, कि आई स्क्वेयर आर लॉसेस को कम किया जा सकता है। आई स्क्वेयर आर लॉसेस को कम किया जा सकता है ट्रांसफार्मर को यूज करके। हमने समझना है कैसे, हमने समझना है कैसे। देखो यहां देखना आप, ये पावर प्लांट में पावर बनी, कौन सी पावर बनी? वी आई, बिल्कुल बनी वी आई। ट्रांसफार्मर को इनपुट यही पावर दी, इसने आउटपुट भी पावर दी, लेकिन स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज किया हमने, जो वोल्टेज को स्टेप अप कर गया। कैसे करता है वो हमने अभी डिस्कस करना बाकी है। वोल्टेज को जब स्टेप अप किया तो वोल्टेज को स्टेप अप करने से पावर को चेंज किया नहीं। आप जस्ट इमेजिन करो कि अगर वोल्टेज को डबल कर दूं और वी आई चेंज नहीं होना चाहिए तो करंट आधी हो जाएगी, करंट आधी हो जाएगी, क्योंकि इन वायर्स की जो जा रही हैं कहां तक? कस्टमर तक, उनका रेजिस्टेंस मैं चेंज कर नहीं सकता। तो आई स्क्वायर आर लॉसेस को कम करने का दूसरा तरीका क्या है? आई। और उस आई को कंट्रोल करने में मेरी कौन हेल्प करता है? कम करने में, कम करने में मेरी हेल्प कौन करता है? ट्रांसफार्मर। लेकिन कैसे? ध्यान देना है। क्या बोला मैंने कि पावर कितनी जनरेट हुई? इलेक्ट्रिकल पावर वी आई। वोल्टेज को स्टेप अप कर दिया मान लो ट्वाइस, तो करंट आधी हो जाएगी। करंट अगर आधी हो गई तो आई स्क्वायर आर लॉसेस 4 टाइम्स कम हो जाएंगे। क्यों? स्क्वायर है ना, तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4 टाइम्स कम हो जाएंगे। तो अब कैसे? अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं एक चीज़ और। नॉर्मली ट्रांसफार्मर जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है ना, ये मैंने आपको बताया था 11 केवी पे जब हमने पावर जनरेट की ना, ये उसको 242 केवी तक लेके जाता है, बहुत हाई वोल्टेज पे, इससे भी ऊपर ले जाता है। 242 केवी 11 टाइम, 232 केवी, सॉरी 232 केवी। यानी ये इससे कितना ज़्यादा पता है? 22 टाइम्स पावर को, वोल्टेज को स्टेप अप करता है ट्रांसफार्मर। नॉर्मली पावर प्लांट्स की बात कर रहा हूँ, सलाल वगैरह की बात कर रहा हूँ। तो 22 टाइम्स अगर इंक्रीज करेगा
तो करंट कितनी कम हो जाएगी? 22 टाइम्स, क्योंकि पावर सेम है ना। अगर करंट 22 टाइम्स कम हो गई तो लॉसेस कितने कम हो जाएंगे? 484 टाइम्स। ठीक है, लॉसेस कितने कम हो जाएंगे? नियरली 500 टाइम्स, 500 गुना लॉसेस कम हो जाएंगे। तो ये लॉसेस बहुत कम हो गए। मैं इससे ज़्यादा डिटेल नहीं दे रहा आपको, अभी ना ज़रूरत है इसकी। फिर अब आपने क्या किया, देखो अब मैं एक और ट्रांसफार्मर की बात करता हूँ। स्टेप अप ट्रांसफार्मर तो आपको समझ आ गया, वोल्टेज स्टेप अप की, करंट को कम करने के लिए समझ आ गया। अब जो कंज्यूमर है उसको इतनी वोल्टेज होना चाहिए 232 केवी। इतने पे तो कोई अप्लायंस नहीं चलता दुनिया का, 232 केवी पे। ये तो सिर्फ हमारी मजबूरी थी, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, बहुत दूर से तारें चल के आ रही हैं, इसलिए हमने ऐसा किया। फिर हमें एक और ट्रांसफार्मर यूज़ करना पड़ा जो उसने वापस उसको स्टेप डाउन किया डिपेंडिंग अवर आवर नीड। अब कुछ अप्लायंसेज होते हैं जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में चलते हैं, वो 11 केवी पे भी चलते हैं, 440 वोल्ट पे भी चलते हैं कुछ। अब डिपेंडिंग, अब कंज्यूमर है तो कंज्यूमर तो 220 पे ही चलाता है। तो इसलिए डिपेंडिंग अपॉन द नीड फिर एक ट्रांसफार्मर लगाया जाता है जो इसको स्टेप डाउन करता है यूज़ करने के लिए, क्योंकि ये यूज़ करने लायक वोल्टेज नहीं है 232 केवी, ये यूज़ करने लायक नहीं है। तो इसलिए स्टेप अप जब करते हैं तो स्टेप डाउन साथ साथ में करना ही पड़ता है। तो ये नीड है, आपको समझ आ गई होगी कहानी कि क्यों हम ट्रांसफार्मर को यूज़ करते हैं। और फिर अब आप लोगों का एक पुराना डाउट क्या कि भाई एसी क्यों हमारे घर में, जो इतनी इतनी बकवास वेव फॉर्म जैसी हमारे को वेरिएबल सप्लाई क्यों दी जा रही है, कि ठीक है उसका नीड आपको अब समझ आई होगी। एसी जो है वो ट्रांसफार्मर जो है वो सिर्फ एसी पे ही काम करता है। ट्रांसफार्मर जो है वो सिर्फ एसी पे ही काम करता है, वो डीसी पे काम नहीं करता। इसलिए ये जो सब हुआ, ये जो लॉसेस वगैरह कम हुए, तो डीसी के तो आप कम कर नहीं पाओगे। तो इस आपको शायद ये रीज़न इतना इम्पॉर्टेंट ना नज़र आता हो, लेकिन इकोनॉमिकली ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रीज़न है। और इसकी वजह से हम वर्ल्ड वाइड क्या यूज़ कर रहे हैं, एसी, और वर्ल्ड वाइड क्या यूज़ कर रहे हैं, हैंस ट्रांसफार्मर। मतलब ट्रांसफार्मर का यूज़ करना, ट्रांसफार्मर की नीड और एसी की नीड लगभग सेम है, लगभग सेम है। ठीक है, तो अब हम ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ते हैं कि ट्रांसफार्मर काम कैसे करता है और उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं, उसका प्रिंसिपल, उसकी कंस्ट्रक्शन एंड ऑल दोज थिंग्स। देखो ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन इस तरह की है। मैं आपको पहले सिंपल, अगर आपको ट्रांसफार्मर समझना है ना, तो ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन इस तरह की है। ये देखो, ये सॉफ्ट आयरन कोर है, ये सॉफ्ट आयरन कोर है जिसके ऊपर हमने यहाँ पे ये प्राइमरी वाइंडिंग, म्यूचुअल इंडक्टेंस इसका प्रिंसिपल है, इसलिए दो कॉइल्स आपको चाहिए। एक आपने यहाँ पे ये प्राइमरी लगा दी जिसको आपने इनपुट देना है, और ये आपकी सेकेंडरी है। सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं, देख रहे हो आप, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कम है प्राइमरी के। इसकी वजह से ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। ये मैं बाद में बताऊंगा आपको कैसे। जिसके नंबर ऑफ टर्न, सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जो इधर बनाया हुआ है। तो अगर यही आप इधर कर दो, नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा कर दो, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाएगा। उसने एक, तो ये इसकी कहानी है। यहाँ से ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन भी हो सकता था, आपको बस इस समय तो समझाना है कि ये दिखता कैसा है। दिस इज़ द वे इट लुक्स लाइक। बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको कोर टाइप ये जो बनाया हुआ है ना यहाँ, इसको कोर टाइप ट्रांसफार्मर कहते हैं। कोर टाइप मैं बताऊंगा आपको, दो तरह के ट्रांसफार्मर हैं एक्चुअली, एक कोर टाइप और एक शेल टाइप। शेल टाइप नहीं बनाया हुआ इधर, मैं आपको डायग्राम में बना के दूंगा, वो नोट्स में भी बना हुआ है वो। ठीक है, तो ये एक शेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है, एक कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है। दोनों का जब हम वर्किंग समझते हैं ना ट्रांसफार्मर की, जब उसका प्रिंसिपल समझते हैं, वो कोर टाइप से समझते हैं जो यहाँ बनाया हुआ है। लेकिन मैं आपको दिखा दूंगा कि शेल टाइप कैसा होता है, बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है लेकिन उस पर इस समय। ठीक है, इस समय 12th लेवल पे इतना, इससे ज़्यादा नहीं है। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर, तो ये ट्रांसफार्मर की शक्ल दिख रही है आपको, तो ये आयरन है। अब यहाँ पे हम करते क्या हैं उसको समझते हैं ज़रा। देख, ये अभी मैंने एक, इसको बोलते हैं सॉफ्ट आयरन कोर, मतलब जिसके ऊपर आप क्या चढ़ा रहे हो। ये सॉफ्ट आयरन क्यों यूज़ करते हैं? इसकी परमेबिलिटी बहुत हाई है, इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी बहुत हाई है। रिलेटिव परमेबिलिटी हाई होने के कारण ये अपने अंदर जो फ्लक्स हम बनाने वाले, म्यूचुअल इंडक्टेंस इसका प्रिंसिपल है, तो यानी कि फ्लक्स तो नीड आने वाली है यहाँ पे। ठीक है, फ्लक्स के कारण ही सब कुछ होने वाला है यहाँ पे। तो हम क्या करने वाले हैं, जो फ्लक्स बनेगा, जहाँ पे फ्लक्स, जैसे जैसे जहाँ करंट ने आना होता है वहाँ पे हम कंडक्टर यूज़ करते हैं। हमें मालूम होता है यार यहाँ से करंट फ्लो करेगी, यहाँ क्या लगा लो, यहाँ कंडक्टर्स लगा लो, यहाँ पे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लगा लो, जैसे आपका कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। आपके घर के अंदर जितनी वायर्स हैं सब, जब आपके अंदर करंट जहाँ फ्लो कर रही है वहाँ आप देखोगे कॉपर ही कॉपर है। इसलिए जहाँ पे फ्लक्स ने फ्लो करना होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स ने,
वहां पे हम आयरन यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन, जिसकी परमिएबिलिटी काफी हाई होती है, जिसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी 1000 होती है। मतलब वो एयर के कंपैरिजन में उसके अंदर फ्लक्स का एस्टेब्लिश होना 1000 टाइम्स ईजियर है, ऐसे समझ लो। तो इसलिए हमने क्या किया, ये एक आयरन कोर लिया, इसके ऊपर जैसे सोलोनाइड नहीं बनाते थे वैसे लिया, और अब इसको सप्लाई कौन सी दी, क्योंकि हमें मालूम है, आपको बड़ी अच्छे से एक चीज मालूम है, देखो ट्रांसफार्मर के अंदर कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता, ठीक है, कोई कोई कॉइल वगैरह आप घुमा नहीं सकते हो, बिल्कुल स्टेशनरी है वो। अब आप चाहते क्या हो, अब चाहते हो आप कि भाई यहां पे म्यूचुअल इंडक्टेंस हो। म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए आपको मालूम है कि ईएमएफ जनरेट होना चाहिए। ईएमएफ अगर जनरेट करना है, ईएमएफ अगर इंड्यूस करवाना है, तो आपको बड़े अच्छे से मालूम है फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग आपको वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए। आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरिएबल चाहिए। तो वेरिएबल के लिए हम इसको सप्लाई कौन सी लगाते हैं, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, जो इतने दिनों से मैं आपको बता रहा हूं कि हमें इसका प्रिंसिपल ही ऐसा है कि भाई आप इसको दोगे ही क्या, एसी सप्लाई। दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। अगर डीसी देते तो फ्लक्स तो बनेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स वो तो कांस्टेंट बनेगा, कांस्टेंट या मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ तो आपका कभी ईएमएफ इंड्यूस हो ही नहीं सकता। तो इसलिए यहां पे एसी का इंपॉर्टेंट रोल है, एसी के कारण ही यहां पे वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, और इसीलिए ट्रांसफार्मर कैन ओनली वर्क ऑन एसी। दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग बात, ये आपको पहले बात समझ आनी चाहिए। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम क्या करेंगे, देखना ध्यान से। ये आपने यहां पे ये एक कॉइल ली, इसके कारण यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसके कारण यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, यहाँ पे इसके मैग्नेटिक फील्ड एस्टेब्लिश होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स वो ऐसे चलेगा, जहाँ उसको आयरन मिलेगा बस वहीं जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। ये उसका बात है, ये क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। ये मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस मैंने बताया आपको, दिस इज 5M लिखते हैं इसको, 5 भी लिखोगे चल देगा, 5M लिख दो तो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस आ गई। और ये वेरिएबल है, क्योंकि आपकी जो सप्लाई है वो कैसी है, वेरिएबल। आपका जो फ्लक्स है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स, वो भी कैसा है, उसकी शेप भी कैसी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो भी चेंज हो रहा है। ये लो, वो भी ऐसे, जैसी करंट वैसा फ्लक्स, क्योंकि करंट के कारण ये मैग्नेटिक फील्ड बना, तो करंट की जैसी शेप होगी वैसा ये बनेगा। एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर इज एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक फ्लक्स, भूलना नहीं है। इस कंडक्टर में से जब करंट पास करी, कौन सी करंट पास करी, इसमें से कौन सी करंट पास करी, एसी, वेरिएबल करंट की शेप, ये लो, ये करंट की शेप, और इसी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स की भी शेप ऐसी, ये करंट की शेप है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की शेप भी कैसी, बिल्कुल सेम। इस वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो कॉन्टिन्यूसली चेंज कर रहा है, इसको जहां जहां कॉइल दिखेगी वहां वहां पे ये ईएमएफ इंड्यूस करेगा। इसीलिए ये मैग्नेटिक फील्ड को पहले वही कॉइल दिखी जिसने इसको बनाया, तो सेल्फ इंडक्टेंस तो इसके अंदर भी बनेगा, सेल्फ ईएमएफ तो इसके अंदर भी बनेगा, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम यहां पे एक और कॉइल लेते हैं, हम इसके अंदर एक और कॉइल लेंगे, देखना जरा ध्यान से, ये यहां लगा देते हैं, ध्यान से सुनना प्लीज, यहां। और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, बोलते नहीं है लोग, लेकिन ऐसे भी ट्रांसफार्मर हैं जहां पे 3-3 कॉइल्स भी लगाई जाती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। आपने नहीं पढ़ना है टर्शरी वाला, बिल्कुल आपने नहीं पढ़ना है, लेकिन आप 10 कॉइल लगा दो यहां, आप इस कोर के ऊपर, इसको कोर बोलते हैं, मैग्नेटिक कोर, ठीक है, जो आयरन का बनाया आपने, इसमें एक वेरिएबल फ्लक्स एस्टेब्लिश हो चुका है। अब इस वेरिएबल फ्लक्स के साथ जहां जहां पे कॉइल आएगी वहां वहां पे ईएमएफ इंड्यूस होगा, चाहे वो 10 क्यों ना हो। यहां हमने 2 लगा के समझाते हैं, जब 2 का समझ आ जाता है तो फिर आगे का भी समझ आ जाता है। इसलिए क्लियरली एक बात याद रखो सभी लोग, कि यहां पे कॉइल्स कितनी भी हो सकती हैं, ठीक है। अब ये जो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इसके ये सेकेंडरी में इंड्यूस करेगा ईएमएफ, यहां पे, यहां ईएमएफ बनेगा यहां, और हम देखेंगे, हमें मालूम है बड़े अच्छे से, इसके अंदर ईएमएफ बना मान लो E1, इसके अंदर ईएमएफ बना मान लो E2। हमें मालूम है ईएमएफ E1 इज इक्वल टू -N1
डी फाई बाई वन बाई डी टी, वन लिखने की जरूरत नहीं है, डी फाई बाई डी टी, और ई टू इक्वल टू एन टू माइनस एन टू डी फाई बाई डी टी। तो आप देख रहे हो किस पे डिपेंड करता है, आप जरा डिवाइड करो, ई वन अपॉन ई टू, ई वन अपॉन ई टू इज इक्वल टू एन टू अपॉन एन वन अपॉन एन टू, एन वन अपॉन एन टू। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, यहाँ से हमें पता चला जितने ज़्यादा टर्न उतना ज़्यादा ईएमएफ। इसलिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बता रहा हूँ, जो जिसके नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगे उधर वोल्टेज ज़्यादा होगी। यानी अगर सेकेंडरी पे नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगे तो यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा मिलेगी और यहाँ कम मिलेगी। तो इसलिए ये स्टेप अप हो गया, अगर यहाँ पे आपने ज़्यादा लगाए तो ये स्टेप डाउन हो गया। तो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है सारा कुछ, ये भी आपने याद रखना है। और एन टू अपॉन एन टू अपॉन एन वन को, ये ई वन अपॉन ई टू नहीं, ई टू अपॉन ई वन जो होता है वो किसके बराबर होगा, एन टू अपॉन एन वन, ये इक्वल टू के होता है। ये किसके इक्वल होता है, के लिखा हुआ है सब कुछ, इक्वल टू के होता है। और इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। तो दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल। ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन इसमें एक प्राइमरी वाइंडिंग है, एक सेकेंडरी वाइंडिंग है और एक सॉफ्ट आयरन कोर है, दैट्स इट। एक और जो बात इसमें बतानी थी मुझे वो ये है, ध्यान से सुन। अब देखो ये डायग्राम क्यों दिखा रहा हूँ आपको मैं, ये वाली डायग्राम क्यों देख रहे हैं हम, कि यहाँ पे जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था ना, ये आपका ट्रांसफार्मर, इसके ऊपर आपने यहाँ क्या लगाया था, ध्यान देना प्लीज़, इंपॉर्टेंट है ये भी, कंस्ट्रक्शन में इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ। एडी करंट्स को लेके बात करने वाला हूँ। एडी करंट्स क्यों बनती हैं, एडी करंट्स कैसे बन जाती हैं ट्रांसफार्मर के एडी, बिल्कुल अनडिजायरेबल, बिल्कुल अनडिजायरेबल। ठीक है, यहाँ पे आपने एसी सप्लाई लगाई, वेरिएबल, तो वेरिएबल फ्लक्स बना। इस वेरिएबल फ्लक्स को जहाँ जहाँ कंडक्टर दिखेगा वहाँ वहाँ पे ये ईएमएफ इंड्यूस करेगा और वहाँ वहाँ पे हैंस करंट भी बनेगी अगर क्लोज लूप होगी तो आयरन भी तो कंडक्टर है, नॉट एज गुड एज कॉपर एंड एल्यूमिनियम, बट आयरन इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेस्ट में से नहीं आता लेकिन वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आपको बड़े अच्छे से मालूम भी है ये। इसलिए ये जो आयरन है ना, ये जो कोर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये एडी करंट्स बनती हैं, ये जो दिखाई दे रही हैं आपको एडीज़ की तरह। एडीज़ मैंने बताया था आपको, वाटर के अंदर जब आप फिंगर टच करते हो तो वो जो गोल गोल सर्कल बनते हैं उनको एडीज़ बोलते हैं। देखो यहाँ पे बनाई हुई हैं, इनको एडीज़ कहते हैं, ये एडी करंट्स हैं। ठीक है, इसीलिए एडी करंट्स जब बनेंगी तो ये कोर खामखा गर्म हो जाता है, हीटअप कर जाता है। अब हीटअप कर जाता है तो इसलिए क्या करना पड़ता है, इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन एडी करंट्स को करना पड़ता है कम। और इन एडी करंट्स को कम करने के लिए हम लैमिनेटेड कोर बनाते हैं। हम ये मोटा ऐसे आयरन कोर नहीं लेते, ये देख रहे हो आप, एक ही पीस ऐसे नहीं बनाते, हम इसको लैमिनेशंस बनाते हैं। कैसे बनाते हैं मैं दिखाऊंगा, देखो हम वैसा नहीं बनाया। अब ये आपको दूर दूर करके दिखाई हुई है कि ये लैमिनेशंस हैं, इनको ये पतली पतली, इससे भी पतली होती है ये लैमिनेशंस, इनको बोलते हैं लैमिनेशंस। लैमिनेशंस पतली पतली शीट्स, लिख के रख लो अपने पास, पतली पतली शीट्स। ये जो हम इनको जब आप जोड़ोगे, मिलाओगे तो वही सॉलिड पीस बन जाएगा। और इनके बीच में इंसुलेशन भी लगाई जाती है, जोड़ के फिर नहीं तो वही तो बन जाएगा। इनके बीच में इंसुलेशन भी लगाई जाती है, वार्निश किया जाता है। जिसने ट्रांसफार्मर बनता देखा होगा उसने देखी होंगी ये पतली पतली शीट्स से ये ट्रांसफार्मर बनता है। आपके घर के अंदर जो ट्रांसफार्मर है उसके अंदर भी ये पतली पतली शीट्स हैं। वो क्यों यूज की जाती हैं, एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए। एडी करंट्स कम बने इसलिए क्योंकि वो थिकनेस पे डिपेंड करती हैं। इतनी बात आपने याद रखनी है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसलिए ये लैमिनेशंस हम यूज करते हैं टू रिड्यूस। ये लैमिनेशंस क्यों यूज की हमने, टू रिड्यूस एडी करंट लॉसेस, टू रिड्यूस। और इन एडी करंट लॉसेस से क्या होता है, कोर गर्म हो जाता है, हीटअप कर जाता है। टू रिड्यूस एडी करंट लॉसेस। ठीक है, तो इसको अपने पास लिख के रखो। मैंने आपको बताया था शेल टाइप और कोर टाइप भी बताऊंगा आपको। तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर में ये लोग क्या करते हैं मैं बताऊं आपको। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में तो आपको अभी मैंने दिखाया जो ट्रांसफार्मर, ये इस तरह का ट्रांसफार्मर जो होगा, दिस इज कोर टाइप ट्रांसफार्मर। मैं आपको एक जगह, ये देखो, ये आपके नोट्स का पेज है और यहाँ पे ये आपका आ गया कौन, आपको कंस्ट्रक्शन आएगी तो ये थोड़ा थोड़ा मेंशन कर देना वहाँ,
क्या दिस इज अ कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर, प्राइमरी सेकेंडरी, ये सप्लाई आपको बड़े अच्छे से पता है। शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में देखो स्ट्रक्चर ये है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों एक ही पे बना दी जाती हैं, ये मीच बिड इसका सेंट्रल लिम्ब पे, और ये थोड़ी मोटी बनाना सेंट्रल लिम्ब। और दूर से देखने पे ऐसा लगता है, यहां पे मैं बताऊं आपको, दूर से देखने पे लगता है कि शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में ना कोर सराउंड कर रहा है वाइंडिंग्स को, ठीक है। दूर से क्या लगता है, ये देखो कॉइल्स आर वेरी लार्जली सराउंडेड बाय द आयरन कोर, मतलब इसको ये जो एक ही पे हम लगा देते हैं। लेकिन शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में दूर से देखने में क्या लगता है कि कोर बाहर है और अंदर ये है, ये वाला स्ट्रक्चर बाहर बाहर दिखाई देता है ना, इसलिए। और यहाँ पे लगता है कि वाइंडिंग्स जो हैं वो कोर को सराउंड करती हैं। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब, लेकिन बस ये सिर्फ डायग्राम आपको आनी चाहिए कि ये शेल टाइप प्रिंसिपल बिल्कुल सेम। यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़ा दी जाती है। आप याद रखो, ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई जाती है, डजंट मीन कि ये शॉर्ट है, ये इंसुलेटेड होती हैं आपस में करंट नहीं है, टच नहीं कर सकती है, ये लाइव नहीं है, ये इंसुलेटेड है। इसलिए आप जैसे अगर अपना वो खोलो स्विच बोर्ड, तो स्विच बोर्ड के अंदर सारी वायर्स इकट्ठी होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, लेकिन इंसुलेटेड होती है ना, कुछ नहीं होता उनको। अगर एक भी छोटा सा भी कट लग जाए किसी को तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो यहाँ पे भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा अगर कट लग जाएगा तो। लेकिन ऐसा इंसुलेटेड, इतने अच्छे से इंसुलेटेड होती है, ऐसा कभी होता नहीं है। तो शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर भी इसलिए छोटा सा है। बड़ी डिटेल्स आपने आगे जाके अगली स्टडीज़ में होता है, ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा जाता है ये सब। ये छोटी सी कैलकुलेशन मैंने और करके दी हुई है यहाँ पे, ठीक है, नोट्स में ही है। क्या कि ये फ्लक्स की वेव फॉर्म दिख रही है आपको। अगर आपको ईएमएफ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो हम पहले एक टर्न का ईएमएफ यहाँ पे मैंने इंड्यूस करवा के दिखाया कि किसके बराबर होगा, d∅dt। ईएमएफ इंड्यूस पर टर्न, एवरेज ईएमएफ इंड्यूस पर टर्न, इसलिए एन नहीं दिखाई दे रहा, तो कितना होगा d∅dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो हम देख रहे हैं कि कितना चेंज हुआ फ्लक्स, कितना रेट है चेंज होने का। तो रेट कितना है चेंज होने का, 0 से 5m, कितनी देर में, t/4, ये पूरा टाइम पीरियड एक होता है ना, तो ये t/4 हो गया। तो t/4 टाइम में कितना चेंज हुआ, 5m, तो 5m अपॉन t/4, एवरेज ईएमएफ इंड्यूस हो गया d∆φ अपॉन ∆t, कितनी देर में कितना फ्लक्स चेंज हुआ। तो कितनी देर में, पहले कितनी देर देख लो, कितनी देर, t/4 ले लिया हमने टाइम, ठीक है। क्योंकि आप बोलोगे t/4 ही क्यों लिया, क्योंकि अगले t/4 में भी तो उतना ही चेंज हो रहा है, अगले t/4 में भी तो उतना ही चेंज हो रहा है। तो t/4 में जो चेंज हो रहा है वही रेट है चेंज होने का। तो t/4 टाइम आ गया, और कितना फ्लक्स चेंज हुआ उसमें, 0 से 5m, तो 0 से 5m मतलब चेंज कितना हुआ, 5m। तो 5m अपॉन t/4 मतलब क्या बन गया, 4 5m f, 1/t f होता है फ्रीक्वेंसी, तो ये फॉर्मूला बन गया 4f। अब इसको आरएमएस में कन्वर्ट करना हो तो मैंने आपको बताया हुआ है, आरएमएस अपॉन एवरेज इज इक्वल टू फॉर्म फैक्टर होता है, मैंने बताया आपको पहले। तो अगर अभी नहीं मालूम आपको तो आप सिंपल एक बात याद रख लो कि एवरेज को अगर हम फॉर्म फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो आरएमएस होता है, ठीक है। तो हमें आरएमएस चाहिए होता है एसी में हमेशा, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर्म फैक्टर से। मैंने आपको डिराइव करके दिया था कि साइनोसाइडल वेव फॉर्म का फॉर्म फैक्टर 1.11 होता है, सब लिखा हुआ है यहाँ पे। इसलिए आपका आंसर क्या बन गया, 4.44 f∅m, ठीक है। यहां तक समझ आ गया आपको, 4.44 f∅m, एक टर्न में इतना ईएमएफ इंड्यूस होगा, एवरेज नहीं, अब आरएमएस 4.44 f∅m, ठीक है। अब देखना इसके आगे मैं एक बात और बताता हूं, इंटरेस्टिंग। यानी कि प्राइमरी में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, N1 4.44 f∅m N1, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग आर N1। और E2 कितना होगा, 4.44 f∅m N2, if N1 and N2 are the number of turns of primary and secondary winding। तो E2 अपॉन E1 किसके बराबर आ गया, N2 अपॉन N1। ये छोटी सी डेरिवेशन थी, वैसे नहीं भी करेगा कोई तो कोई चक्कर नहीं है, इतनी ये छोटी सी चीज़ आप ऐसे भी ये वाला पूरा नहीं करना चाहता कोई तो मैं आपको बता देता हूँ, एक ऑल्टरनेटिव है छोटा वाला, क्या कि आप सीधा लिख सकते हो E1 इज इक्वल टू -N1, जो मैंने पहले भी करके दिया आपको, d∅dt, E2 इक्वल टू -N2 d∅dt, ऐसे करके करना है, ऐसे करके भी कर सकता है कोई, ये 2 नहीं लिखना है, ठीक है। और E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू क्या हो गया,
N2/N1 इज इक्वल टू क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो के। ये सब लिखा हुआ है इधर नोट्स के अंदर, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। तो ये थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। थैंक यू वेरी मच।